Find the work done by some external force in moving a charge of 4 microcoulomb from infinity to a point whose electric potential is 10 raised power 4 वोल्ट। ठीक, सिचुएशन ये है कि आपको एक पॉइंट चार्ज को मूव करा रहे हो। आप कहाँ से मूव करा रहे हो? इन्फिनिटी से। कहाँ तक? एक ऐसे पॉइंट तक मूव करा रहे हो जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया है, पी पॉइंट मैं कहता हूँ इसको, पी पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया है 10 की पावर 4 वोल्ट, और जो चार्ज मूव करा रहे हो क्यू, वो आपका है 4 माइक्रो कूलाम। तो वर्क कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? ठीक है, तो अगर आप वेरी स्लो मूवमेंट करा रहे हो तो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वो होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मोशन बहुत स्लो करा के ले जा रहे हो तो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, क्योंकि मोशन बहुत स्लो है। वो पूरा का पूरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। चार्ज इनटू उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो उस चार्ज की उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। यानी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा Q इंटू वी फाइनल, तो ये क्या चीज़ है? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट इट्स फाइनल लोकेशन माइनस Q इंटू वी इनिशियल। ये क्या चीज़ है? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट इट्स इनिशियल लोकेशन। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हो गई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक, जरा सारी वैल्यू डाल देते हैं फिर। Q कितना है? Q है 4 माइक्रोकूलम यानी 10 रेज़ पावर माइनस 6, और फाइनल पोटेंशियल है 10 की पावर 4 वोल्ट, और इनिशियल पोटेंशियल होगा 0 क्योंकि आप उसको इन्फिनाइट से लेके आ रहे हो। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो होगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू द टू सर्फेसेज ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल बराबर बराबर चार्ज दिया आपको। ठीक है, दो सर्फेसेज हैं, दो स्फीयर्स हैं, अलग अलग रेडियस की हैं। तो आप ऐसे ही समझ लो, दोनों को अगर हमने बराबर चार्ज दिया, इसको भी क्यू दिया, इसको भी क्यू दिया है, तो जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो इसका सीधा सा मतलब है जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी पोटेंशियल के केस में छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा बजाय के बड़े स्फीयर के। तो पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The electric potential at a point in free space due to a charge Q कूलाम is Q इंटू 10 raised power 11 वोल्ट। ठीक, फ्री स्पेस में कोई एक पॉइंट होगा और वहाँ का पोटेंशियल आपको दिया है Q इंटू 10 raised power माइनस 11 वोल्ट। ठीक है, और आपसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमको सेटल करना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ई को हम अगर पोटेंशियल आर के टर्म्स में मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पोटेंशियल का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल का स्क्वायर करके और उसको अगर हम एक के क्यू से डिवाइड कर दें तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? देखो ढंग से इसको, अगर मैंने पोटेंशियल का स्क्वायर किया तो ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन के स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक के क्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे आर नहीं चाहिए। आर क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, आंसर में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आर मुझे नहीं चाहिए। बाकी के पता है आपको, क्यू चार्ज पता है आपको, पोटेंशियल पता है, तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कितना आ जाएगा। पोटेंशियल है क्यू इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर 22 अपॉन के क्यू, और एक क्यू से एक क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। के की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 की पावर 22 वोल्ट पर मीटर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। In an hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस आपको दी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलाम,
और जो डिस्टेंस है वो आपको पता है, और इस पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा गया कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ/R। सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो K कितना है, तो K दिया है आपको, K होता है 9 × 10⁻⁹। Q कितना है, तो वो है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R 0.53 × 10⁻⁻10। तो -10 ऊपर जाके +10 बनेगा, और +9 के साथ मिलके +19 बनेगा, और -19 को वो ख़त्म कर देगा। तो अब जो आपका आने वाला वो 9 × 1.6 अपॉन 0.53, ये आपका आंसर आने वाला वोल्ट। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा माइनस तो नहीं, प्लस 27.2 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट। बाकी आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना। 3 चार्जेस ऑफ 2Q, -Q एंड -Q आर लोकेटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंटर में बात कर रहे हैं, तो पहले बना लेते हैं इसको। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 चार्जेस हैं इस पर। ठीक, यहाँ पे जो चार्ज दिया है वो मान लेता हूँ मैं 2Q, यहाँ पे जो चार्ज है वो है -Q, और यहाँ पे जो चार्ज है वो है -Q। और इसके सेंटर के बारे में पूछ रहे हैं कि सेंट्रॉइड वाली पोजीशन पे, सेंटर वाली पोजीशन पे फील्ड और पोटेंशियल के बारे में आपको बताना। ठीक, तो सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस तो बराबर ही होगी, डिस्टेंस तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस R होगी, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी, R। तो सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज का यहाँ पे हो जाएगा प्लस K टाइम्स 2Q/R, नेगेटिव का हो जाएगा माइनस K टाइम्स Q/R, इस नेगेटिव का हो जाएगा माइनस K टाइम्स Q/R। तो नेट पोटेंशियल जब आप स्केलर एडिशन करोगे इन तीनों टर्म्स का, तो वो जीरो हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल तो आपका जीरो होगा। ठीक, ये डिसाइड हो गया कि पोटेंशियल तो आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो तो डायरेक्शन वेक्टर्स की तरह ऐड होगा। तो जरा डायरेक्शन भी देखेंगे इसमें। तो 2Q की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक, इस -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द -Q होगा, तो -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। और इस -Q की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो वो इस तरफ हो जाएगा। अब आप ये बताओ, इसमें क्या इन तीनों वेक्टर्स का सम जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ ही आने वाला है, ऐसे नीचे ही आने वाला है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल वहाँ जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो क्या आंसर बनेगा? द फील्ड इज नॉन जीरो बट द पोटेंशियल इज जीरो, सो योर आंसर इज बी पार्ट। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, एक ऐसा रीजन है जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब वहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा। तो अगर किसी रीजन में कांस्टेंट पोटेंशियल है पूरे रीजन में, तो उस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगर पूरे रीजन में, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर पोटेंशियल क्या है आपका? कांस्टेंट, तो उस पूरे रीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई फील्ड नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर कोई सरफेस है जिस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एक अलग बात है। जैसे उन्होंने कहा एक सरफेस है, उन्होंने कहा मान लिया एक सरफेस है, उन्होंने कहा ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सरफेस जो हुई इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुई। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस सरफेस पे मूव करने में कहीं कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल सेटअप है। तो सरफेस पे मूव करने में कहीं कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं।
द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर ए डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वर्क डन करने में जो वर्क आपको दिया है वो 20 जूल 2 जूल हुआ है, और जो चार्ज है वो 20 कूलम चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। जो वर्क डन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही आपसे पूछ रहे हैं, वर्क डन आपको दिया और चार्ज दिया, यानी इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो यूजलेस है। वर्क डन दिया है आपको 2 जूल, चार्ज कितना है 20 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 जूल पर कूलम। यूनिट भी होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो योर आंसर इज सी पार्ट। As shown in the figure, charges plus q and minus q are placed at the vertices b and c of an isosceles triangle. पोटेंशियल पूछ रहे हैं, वर्टेक्स ए का पोटेंशियल बता दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस समझेंगे, लेकिन डिस्टेंस समझने के लिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैंने कहा कि चलो ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर ही होगी, और ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया, तो सबसे सिंपल बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का होगा प्लस के क्यू बाई आर और नेगेटिव चार्ज का होगा माइनस के क्यू बाई आर। तो नेट पोटेंशियल ए पॉइंट का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ए पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, चेक कर लेते हैं। तो ए पॉइंट जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस सी चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो वो इधर होगा। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, नहीं होंगे, इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ नहीं है, जबकि पोटेंशियल जीरो है। गौर से देखो, ये एक डायपोल है, डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता ही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा, पोटेंशियल पूछा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। इन ए रेक्टेंगल shown below, the two corners have charges q1 minus 5 microcoulomb and q2 plus 2 microcoulomb, ठीक। ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है ये और एक चार्ज यहाँ है ये। अब इसमें ये पता नहीं लग रहा है कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैं q1 मान लेता हूँ, इसको मैं q2 मान लेता हूँ, हो सकता है आंसर मैच ना करे, ठीक है। और ये वाला कॉर्नर मेंशन नहीं है, ये ए होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो पूछ रहे हैं द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली हमें बी का पोटेंशियल निकालना है, हमें ए का पोटेंशियल निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और फिर उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। जरा पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल, पहले ए का पोटेंशियल निकालते हैं। ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा के Q1 अपॉन 0.15। Q1 डिस्टेंस से ये जो चार्ज से डिस्टेंस दी है वो 0.15 और Q2 से 0.5 है, तो प्लस के Q2 अपॉन 0.5। ये आपका हो जाएगा ए पॉइंट का पोटेंशियल। Q1 Q2 की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, नेगेटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज डालेंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक। तो ये मत समझना कि ये दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। वो Q1 और Q2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। Q1 अगर नेगेटिव है तो पहला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब जरा बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो ये Q1 से जो डिस्टेंस है, इसकी Q1 से जो डिस्टेंस है वो 5 है और Q2 से 15 है। तो ये लिखेंगे हम के Q1 अपॉन 0.5 नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर है, 0.05 होगा, ठीक है, 0.05 और प्लस के Q2 अपॉन 0.15। ये हो जाएगा बी पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, बी से ए लेके जा रहे हैं, तो ए बनेगा फाइनल और बी बनेगा इनिशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे वी ए माइनस वी वी। तो क्या आने वाला है, तो ए में से बी को जब आप माइनस करोगे तो पहले फैक्टर में आएगा के Q1 कॉमन 1 अपॉन 0.15 या 100 अपॉन 15 कह सकते हो आप उसको, माइनस 100 अपॉन 5 और प्लस के Q2 में कितना आ जाएगा 100 अपॉन 5 माइनस 100 अपॉन 15।
ठीक। तो आप इसको भी 15 बना सकते हो अगर हम ऊपर 300 कर लें, और इसको भी 15 बना सकते हैं अगर ऊपर हम 300 कर लें। तो इसमें ये आने वाला है के Q1 इंटू -200/15, और इसमें आने वाला है प्लस के Q2 इंटू 200/15। तो क्या क्या कॉमन आ गया, k इंटू 200/15 कॉमन आ गया। सारी वैल्यू डाल दें अब। k होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 200/15 कॉमन आ गया। अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस बच रहा है और माइनस Q1। अब Q1 और Q2 की वैल्यू भी डालेंगे। तो Q1 था 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, और Q2 था आपका 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये आपका आने वाला है, हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल करेंगे 40 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 10⁻9। Q2 जो है वो आपको दिया था 2 माइक्रोकूलम और Q1 दिया था -5। तो Q2 की जगह डालेंगे 2 माइक्रोकूलम और Q1 की जगह डालेंगे -5 माइक्रोकूलम। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा 120 इंटू 10⁻9, तो ये चल ही रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6। तो -6 और ये -9 हटाएंगे तो 10⁻3 बच जाएगा इंटू 10⁻3। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और किस चार्ज को मूव करा रहे हो उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा Q इंटू डेल्टा V। तो वो जो चार्ज है जिसको हमने मूव कराया है वो आपको दिया था 3 माइक्रोकूलम, देख लेना आप क्वेश्चन में, वो आपको दिया था 3 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया 120 इंटू 7 इंटू 10⁻3 इंटू 3 माइक्रोकूलम यानी 10⁻6। तो ये 3, ये -3 और एक जीरो और हटा लेते हैं यहाँ से, तो 10⁻2, तो ये बचा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 21 252 इंटू 10⁻2 जूल, यानी 2.52 जूल वर्क करना पड़ेगा। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी। 2.52 जूल जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट आंसर तो इसमें दिख रहा है आपका ए पार्ट। ठीक, लेकिन फिर भी मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी कैलकुलेशन एक बार अपने हिसाब से करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो आप पूरी कैलकुलेशन अपने हिसाब से अपना करना, आप देख लेना, फिर जो भी आंसर मिले वो आप टिक कर देना इसमें, लेकिन होगा ऐसे ही। Two point charges -Q and +Q are located at points 0 0 -A and 0 0 +A respectively. The potential at a point on 0 0 Z where Z is much greater than A। ठीक है, तो ये कुछ डायपोल की तरह हो गया ये सिचुएशन। इसमें क्या है कि ये वाली एक्सिस, इसको मैंने Z एक्सिस माना है। ठीक है, ये आपकी Z एक्सिस है, और एक कोऑर्डिनेट है 0 0 -A यानी Z नेगेटिव Z एक्सिस पे रखा है, और एक कोऑर्डिनेट 0 0 +A यानी पॉजिटिव Z एक्सिस पे रखा है। यहाँ चार्ज रखा है -Q, यहाँ चार्ज रखा है +Q, तो ये हो गया आपका एक डायपोल। और Z काफ़ी ज़्यादा है A से, इसका मतलब आप एक्सियल पोजीशन पे काफ़ी दूर जो है वो पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक, अगर मैं +Q से डिस्टेंस देखूंगा तो ये हो जाएगी Z -A के बराबर, और अगर आप -Q से डिस्टेंस देखोगे तो वो हो जाएगी Z +A के बराबर। पोटेंशियल निकाल लेते हैं, प्लस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, तो +KQ/Z -A, और नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो -KQ/Z +A। तो ये आपका KQ तो आ गया बाहर, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा Z² -A², तो इधर बचेगा आपका Z +A -Z +A, Z से Z कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा KQ इंटू 2A अपॉन Z² -A²। K की वैल्यू डालना चाहो तो 1/4πε0, कोई अप्रोक्सीमेशन लगाया नहीं है उन्होंने, तो आपको आंसर बनेगा ए सी पार्ट। ठीक, कहा जरूर है कि Z जो है वो A से बड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि बहुत बहुत बड़ा है। अगर बहुत बहुत बड़ा होता तो अप्रोक्सीमेशन हम बिल्कुल लगाते, अब क्या है बस बड़ा है, मतलब थोड़ा दूर है वो पॉइंट। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका पोटेंशियल का
फॉर्मूला। टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन देम, द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी, सिंपल रिलेशन, ठीक है। इसमें माइनस भी लगता है, अगर हम पूरा वेक्टर्स में बनाएंगे तो माइनस माइनस भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स में हम देखें तो ये रिलेशन बनता है, सिंपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को 0.02 मीटर्स लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1000/2 एंड दैट इज 500। या तो आप उसको वोल्ट पर मीटर लिखिए या न्यूटन पर कूलाम लिखिए, एक ही बात है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, ठीक है, पॉइंट चार्ज से, और डिस्टेंस दी है, और सॉरी पोटेंशियल दिया, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ/R², और जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। तो अगर हम यहाँ से समझें तो आप ये बना सकते हो यहाँ से रिलेशन E इज इक्वल टू V/R, ठीक। सारी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 500 और पोटेंशियल आपको दिया है 3000 और डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से आपकी आ जाएगी 6 मीटर, 6 मीटर की डिस्टेंस होगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Two charges of 4 microcoulomb each are placed at the corners A and B of an equilateral triangle of side की लेंथ दी है 0.2 मीटर इन एयर, और एक तीसरे पॉइंट पे आपको जो तीसरा जो कॉर्नर होगा उस पर आपसे पूछा गया पोटेंशियल कितना होगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है और एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तीसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी KQ/R होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी KQ/R होगा, और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल KQ/R होगा। तो नेट इस पॉइंट का पोटेंशियल 2KQ/R हो जाएगा, 2KQ/R। सारी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे आपको दिया है, x का फंक्शन है, तो पोटेंशियल जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x का फंक्शन है 4x² वोल्ट, x के साथ बढ़ रहा है पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, कोई पॉइंट दिया है 1,0,2, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, समझना आप ढंग से, ठीक है। निकालना तो बहुत आसान है लेकिन समझिए आप, पोटेंशियल जो है वो x के साथ बढ़ता जा रहा है, y और z के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ x के साथ वेरी कर रहा है। यानी इस पूरी सरफेस पे एक पोटेंशियल होगा, इस पूरी सरफेस पे एक पोटेंशियल होगा, इस पूरी सरफेस, जिस सरफेस के लिए x कांस्टेंट है उस पूरी सरफेस का एक पोटेंशियल होगा। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 वाली जो सरफेस होगी तो उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा, x इज इक्वल टू 2 वाली जो सरफेस होगी तो उसका पोटेंशियल 16 वोल्ट होगा, ठीक। तो इधर हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर हायर पोटेंशियल होता जा रहा है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी इधर। तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेगेटिव x एक्सिस में होगा, तो पॉजिटिव x एक्सिस नहीं होगा, पॉजिटिव z एक्सिस नहीं होगा, नेगेटिव x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कितना होगा तो वो निकालना आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर पोटेंशियल वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है -del(Vy)del(x) के साथ i कैप प्लस del(Vy)del(y) के साथ j कैप प्लस del(Vy)del(z) के साथ k कैप। यह है समझ में आपको, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अब ये सिर्फ x का फंक्शन है तो ये दोनों टर्म तो होंगे ही नहीं, तो ये वाले दोनों टर्म तो वैसे ही खत्म है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा, बाकी कोई वेरिएबल ही नहीं, तो -dV/dx i कैप हो जाएगा। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा -8x i कैप, ठीक। अब x की पोजीशन है 1 मीटर, y और z की पोजीशन से आपको लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ x से लेना देना है। तो x की पोजीशन वैल्यू दी है 1 मीटर, तो जब आप 1 डालोगे तो 8i कैप -8i कैप आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 8 न्यूटन पर कूलाम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा, लेकिन नेगेटिव x डायरेक्शन।
अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, उसमें आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा सा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं x=1 पे, तो इसमें भी हम सिंपली क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो सिंपली होगा -dv/dx आई कैप। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x + 10 आई कैप, और आपको x=1 पे पूछा गया तो इसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो आ जाएगा -20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। So your answer is A part.